नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी दिवांगन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड वापसी में जुटे बुद्धिजीवियों को नसीहत दी है कि बातचीत से समस्याओं का हल निकालें और भावुकता में न बहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड वापस करने वाले साहित्यकारों और फिल्मकारों को नसीहत दी है। प्रणब ने कहा कि देश में होने वाली घटनाओं पर बहस होनी चाहिए, अवार्ड वापसी नहीं। राष्ट्रपति ने अवार्ड वापस करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि मतभेद को दूर करने के लिए चर्चा करें, खुद को मिले अवार्ड का सम्मान करें और उसे संजोकर रखें। उन्होंने कहा कि अवार्ड किसी को उसके कार्य को देखते हुए सम्मान के तौर पर दिया जाता है, ऐसे में उसका आनंद उठाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कभी कभी समाज में घट रही घटनाओं को लेकर संवेदनशील लोगों को परेशानी होती है। भावना में बहकर तर्क को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि असहमति को बहस के जरिए दिखाना ज्यादा बेहतर तरीका होता है। नीतीश कटारा हत्या मामले में 3 दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामले की श्रेणी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कटारा की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इस मामले में सजा पाए विकास और विशाल यादव फिलहाल आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। सर्वोच्च कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो विकास और विशाल के आजीवन कारावास की सजा के मियाद तय करने में मदद करे। नीतीश कटारा मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख जनवरी 2016 तय की है। कोर्ट के मुताबिक अब ये तय करना होगा कि दोषियों को 30 साल तक सजा दी जाए या जीवन भर के लिए। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा की याचिका को खारिज करते हुए विकास और विशाल को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जोरदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही गठजोड़ बनाने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे महागठबंधन के गठन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में महागठबंधन की सफलता से बीजेपी विरोधी दल उत्साहित है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की तरह प्रदेश में भी महागठबंधन हो सकता है। राज्य में 2017 के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम अखिलेश ने इस गठजोड़ के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। हालांकि कैबिनेट मंत्री और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा, यूपी में सपा अकेले चुनाव लड़ने में काबिल है। अगर ऐसे फैसले होते भी हैं तो इसका निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। असहिष्णुता विवाद खड़ा करने को देश के खिलाफ साजिश करार देने के साथ ही योग गुरु रामदेव ने कहा कि न तो गाय का खून बहाना चाहिए और न ही गाय के नाम पर किसी हिंदू या मुसलमान का। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जिन लोगों को देश में राष्ट्रवादी सोच की सरकार पसंद नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत असहिष्णुता का मुद्दा उठा रहे हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि आटा नूडल्स जारी करने के बाद संवाददाता के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि काफी प्रयास के बाद देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सोच की सरकार बनी है, लेकिन जिन लोगों को उनका शासन पसंद नहीं है, वे वैचारिक असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, फिर भी शासन उनके इशारों पर चलता था, लेकिन उस समय किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि एक ईसाई महिला का शासन चल रहा है। उस शासन के दौरान सांप्रदायिकता को किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक विद्वेष नहीं पैदा होना चाहिए तथा हिंदू और मुसलमानों का खून नहीं बहाया जाना चाहिए। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खामपाल को और इसके सभी गुटों एवं अग्रणी गिरोह को सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मणिपुर में 18 सैन्य कर्मियों की हत्या के लिए कथित रूप से जिम्मेदार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग को कठोर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना में सरकार ने अवैध गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत NSCN के उसके तमाम मुखौटे संगठनों और समूहों को आतंकवादी घोषित कर दिया।
पेरिस में जब आतंकी हमला हुआ तो संपूर्ण विश्व ISIS के भयावह हमलों पर चर्चा करने लगा है। शिवसेना द्वारा भी ISIS को लेकर भारतीय पक्षों को चेतावनी दी गई है। पेरिस आतंकी हमलों में कम से कम 129 लोगों के मारे जाने के बाद शिवसेना ने कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर में समय समय पर ISIS के झंडे लहराए जाने की घटनाओं से सख्ती के साथ निपटे। शिवसेना ने यह भी कहा कि आतंकियों के मानव अधिकारों की बातें बंद की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें जड़ से उखाड़े जाने की जरूरत है। शिवसेना ने पार्टी मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा, पेरिस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ISIS बीते कुछ समय में जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय हो गया है। कश्मीर में ISIS के झंडे को लहराया जाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है। पेरिस में जनसंहार के बाद हमें इस मुद्दे से अधिक गंभीरता के साथ निपटने की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने की कोशिशों को लेकर विवादों में रही अखिल भारत हिंदू महासभा ने गोडसे की वेबसाइट लॉन्च की। देश विदेश में हो रही असहिष्णुता पर बहस के बीच हिंदू महासभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का बलिदान मनाया। इतना ही नहीं, गोडसे की अच्छाइयों को बताने के लिए हिंदू महासभा ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इसके अलावा 15 नवंबर को देश भर में 120 जगहों पर महासभा के सदस्यों ने हवन भी कराया। हिंदू महासभा से जुड़े विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष मदन आचार्य ने कहा, हमने यह वेबसाइट इसलिए लॉन्च की है ताकि देशवासी गोडसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करे और यह तय कर सके कि उनका चरित्र कैसा था। उन्होंने बताया कि नाथूराम गोडसे की किताब गांधीवध क्यों और उनके भाई की किताब गांधीवध और मैं जल्द ही साइट पर अपलोड कर दी जाएंगे। इस विवादित मामले से स्वयंसेवक संघ ने खुद को अलग कर लिया है। RSS के नेता MG वैद्य ने कहा कि गोडसे गांधी का हत्यारा था और उसके सम्मान का समर्थन नहीं किया जा सकता। वैद्य ने कहा कि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति की हत्या को बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, इसलिए भारत सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। स्वामी ने राहुल पर वार करते हुए कहा कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी के पास भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की नागरिकता है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो। स्वामी ने दावा किया कि राहुल ने ब्रिटेन और मुंबई में बैकड्रॉप के नाम से कंपनी बनाई थी, लेकिन राहुल ने अपने MP रिकॉर्ड में यह बात छुपाई। स्वामी के मुताबिक इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में राहुल ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। भारत के संविधान के मुताबिक अगर कोई भारतीय है तो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। स्वामी ने बताया कि मैंने PM मोदी को 12 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राहुल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने आज बाजार में पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया है। पतंजलि आटा नूडल्स के छोटे पैकेट की कीमत 15 रुपए रखी गई है। बाबा रामदेव ने पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च किया। रामदेव ने मैगी पर लगे प्रतिबंध के बाद अपना नूडल्स बाजार में उतारने का वादा सोमवार को पूरा कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि नेस्ले की मैगी को बाबा रामदेव का आटा नूडल्स जबरदस्त टक्कर देगा। इस नूडल्स को बनाने में 5 मिनट लगेगा। 70 ग्राम के इस आटा नूडल्स की कीमत बाजार में 15 रुपए होगी। यह आटा नूडल MSG और लेड फ्री है। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट के कोक प्लांट में गैस सिलेंडर फटने से तकरीबन 12 कर्मचारी घायल हो गए। स्टील के कोक संयंत्र में विस्फोट से 12 लोग घायल हो गए। विस्फोट अमोनिया स्क्रबर में हुआ। टाटा स्टील के सूचना विभाग के प्रमुख अमरीश सिन्हा ने बताया कि कोक संयंत्र में सुबह करीब 10:30 बजे विस्फोट हुआ, जो छोटा था। इसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 10 ठेके पर काम करने वाले श्रमिक और 2 कंपनी के कर्मचारी हैं। घायलों को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सिन्हा ने कहा कि विस्फोट की जगह काम बंद कर दिया गया है ताकि वहां मरम्मत की जा सके। उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारण जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिल्मों और थिएटर के जाने माने अभिनेता सईद जाफरी का रविवार को निधन हो गया। वे 86 साल के थे। कई हिंदी फिल्मों के साथ ब्रिटिश फिल्मों में भी अपने हरफन मौला अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता सईद जाफरी नहीं रहे। वह 86 साल के थे।
यूं तो सईद ने 70 से लेकर मौजूदा दौर तक कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन गांधी, शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर और मासूम जैसे कई नाम हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में मीर रोशन अली के किरदार के लिए सईद जाफरी को फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी सईद ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिरगांव चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मतदान केंद्र के बाहर जमकर झूमाझपटी हुई। अडवाणी शासकीय महाविद्यालय मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं से वोट अपील कर रहे थे। इस बात पर भाजपा ने विरोध किया, जिसे लेकर दोनों पार्टी के बीच विवाद हो गया। जहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में हल्की खींचतान भी हुई। मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता वोटरों से अपील करते नजर आए। इस बात के विरोध में भाजपा विधायक और कांग्रेस के बीच झूमाझपटी भी हुई। कांग्रेस मतदान केंद्र के बाहर प्याज और दाल की माला बनाकर प्रदर्शन कर रही थी। विवाद ज्यादा बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत किया। सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। बाहरी विधायक यहां आकर मतदान प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडागर्दी करने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ विधायक आकर शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जो ये कांग्रेस का वोट बैंक है, यहाँ पर इसको नुकसान पहुंचाना है। ये लोग वोट न डाले करके कई प्रकार का व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। बरसीवा का विधायक, रायपुर उत्तर का विधायक का यहाँ क्या काम है? कांग्रेस के लोग उत्तेजना फैलाकर पोलिंग को रोकना चाहते हैं। नहीं, ये सब गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अब पोलिंग न हो, पोलिंग को रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दाल फेंक रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिरगांव नगर निगम बनने के बाद पहली बार महापौर पद के लिए चुनाव आज संपन्न हुआ। लंबे समय से चल रहे चुनाव प्रचार आज पूरी तरह से थम गए। बिरगांव चुनाव में शाम होते तक लगभग 50% से ज्यादा मतदान हुआ। बिरगांव नगर निगम के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। अलग अलग दल के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 19 नवंबर को आएगा। शाम तक लगभग 50% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। बिरगांव पालिका में पिछले 10 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब देखना यह है कि 19 नवंबर को होने वाले मतगणना में किस दल की जीत होगी, साथ ही किसके सिर पर महापौर का ताज सजता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वाहन चालकों पर नियंत्रण रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस फिर से हरकत में आ गई है। आज ट्रैफिक एडिशनल एसपी ने बैठक ली और बैठक में हेलमेट फिर से लागू करने की बात को लेकर चर्चा हुई। ट्रैफिक एडिशनल एसपी ने बैठक में कहा कि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु कवायद शुरू कर दी गई है। 4 से 5 दिनों के भीतर हेलमेट फिर से लागू कर दी जाएगी। साथ ही गाड़ियों के नंबर प्लेट सही एवं स्पष्ट नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी। अभी इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा किया जाना शेष है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के उपरांत ही यानी कि ये हेलमेट की कार्रवाई किया जाना है कि नहीं, ये बताया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट यानी हॉकी मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खिलाड़ी और पूरे ये आए हैं, और इसके बीच में तो यानी कि लागू किया जाना संभव नहीं है। हालांकि जब भी शुरू करेंगे तो आम नागरिकों को 2-4-5 दिन का समय देंगे ताकि हेलमेट वगैरह धारण कर सके या जो परचेज करना है कर सके। उसके बाद ही अपन पेपर में छपने के बाद ही हेलमेट के संबंध में जो डेट खत्म होगी उसके बाद सख्ती किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे। रेलवे ने झोपड़ी तोड़ने के लिए WRS कॉलोनी और जागृति नगर के झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को नोटिस दिया है। इस क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। WRS कॉलोनी और जागृति नगर के लगभग 10,000 परिवार को रेल प्रशासन द्वारा मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। लोगों द्वारा व्यवस्थापन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
50 साल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन, जब इस पूरे परिसर में जो बहुत दिनों से मांग थी, वो चाहे छात्रावास का हो, चाहे यूटिलिटी सेंटर का हो, चाहे इस पूरे एरिया में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो चाहे अधिकारियों के क्वार्टर का हो, स्टाफ क्वार्टर का हो, एक अच्छा शॉपिंग सेंटर के रूप में, यूटिलिटी सेंटर के रूप में हो, ऐसे 9 अलग अलग बिल्डिंग का आज लोकार्पण हुआ है और उसके साथ बच्चों के टैबलेट का वितरण हुआ है। मुझे लगता है कि अब हम उस दिशा में जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ बेसिक साइंस और दूसरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छे छात्रों को सेलेक्ट करके उन छात्रों को एक बेहतर एजुकेशन के साथ जोड़ें और गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ें। तो आज मुझे लगता है कि इस परिसर का जो आने वाले समय में विकास होना है और पिछले 3 सालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो इस परिसर को पूर्ण करेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीआरएम ऑफिस का कांग्रेसियों ने घेराव एवं चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस वजह से बिलासपुर रोड को दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। WRS कॉलोनी और जागृति नगर के झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में रेल कार्यालय का घेराव किया गया है। देखिए, एकाएक रेलवे के डीआरएम द्वारा नोटिस भेज दिया गया बड़े पैमाने पर। त्योहार के समय इस प्रकार की नोटिस भेजना क्या कारगर है, क्या उचित है? अरे इससे पहले भी कई डीआरएम आए, लेकिन अगर कोई योजना बनानी है तो बगैर नगर निगम को विश्वास में लिए कोई योजना कैसे बन सकती है? और अगर इनको जमीन चाहिए थी, 50 साल हो गए ये लोगों को यहाँ रहते, 50 साल में इनको इस प्रकार से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने डीआरएम से कहा है कि जब तक इनको वहीं पर बसा कर नहीं दिया जाएगा, वहां से एक झुग्गी झोपड़ी खाली नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बातचीत के बीच में कहा है कि उनको कुछ योजनाएं लानी है। हमने कहा है कि कुछ योजनाएं जब लानी होगी पहले हमसे बातचीत करें। ऐसा है कि ये है कि क्योंकि इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जिसके तहत इन लोगों ने विस्थापित करके इनको दूसरी जगह दी जाएगी और उसके बाद जो है इनकी झुग्गी झोपड़ियों पे कुछ काम होगा। तो ये क्योंकि उन लोगों ने सबने आश्वासन दिया है कि हम लोग समय समय पे कोशिश करके जो राज्य की स्कीमें हैं उनके तहत लोगों को विस्थापित करेंगे, उसके बाद झुग्गियों का जो है जमीन को जो है वो अतिक्रमण से हटाया जा सकेगा। नहीं, इसमें करीब 1000 की संख्या में विभिन्न जो कॉलोनी है, वहाँ के मोहल्ले हैं, वहाँ के लोग आए हुए थे। इनके व्यवस्थापन की बात हो रही है, रेलवे प्रशासन की जमीन है, वहाँ पर इनको नोटिस जारी हुआ था खाली करने के लिए। उसके विरोध में इन लोगों ने यहाँ पे अभी डीआरएम ऑफिस का घेराव किया हुआ था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसका जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। अगर कोई भी प्रार्थी इसमें अगर कराता है कि इन्होंने जाम किया है तो उसके आधार पर पुलिस मामले भी पंजीबद्ध करेगी और डीआरएम ऑफिस में इनके बाद में चर्चा हुई, इन्होंने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद में ये अभी भीड़ यहाँ से खाली हुई। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एनबी न्यूज वर्ल्ड में।